केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत फोर्थ लॉ, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको बता दें कि इस लॉ को जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस लॉ को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी का होना अति आवश्यक है। कुछ बेसिक जानकारी जो दिया जा रहा है उसको ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि आप इस लॉ को अभी समझने के लायक नहीं हैं। 10 से 15 मिनट के बेसिक क्लास से आप इस लॉ को समझने लायक हो जाएंगे, अच्छे से एकदम समझ में आ पाएगा हर एक वर्ड और हर एक स्टेटमेंट। तो बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये बेसिक जानकारी आपके 9th-10th लेवल से कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन होने पर आप लोग समझते हैं कि 1 2 3 होने पर एस और पी ब्लॉक के लिए ये रूल बताया गया है। 1 2 3 होने पर आप उसको मेटल कहते हैं, 4 होने पर आप उसको क्या कहते हैं, सब मेटल या मेटलॉइड्स। 5 6 7 होने पर आप उसको नॉन मेटल बोलते हैं, और 8 होने पर आप उसको नोबेल गैस बोलते हैं। तो ध्यान दिया जाए क्या हम कहना चाह रहे हैं, अब इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। Cl17 आपसे हमने पूछा 287 मेटल नॉन मेटल क्या है, तो नॉन मेटल कैसे, आउटर ऑर्बिट में 7 है, देख सकते हैं 5 6 7 होने पर नॉन मेटल। हमने लिख दिया सिलिकॉन 14 284, तो आप देख रहे हैं आउटर ऑर्बिट में 4 है, तो क्या होगा, सब मेटल। तो यहाँ फास्फोरस हम ले रहे हैं 15 285, आउटर ऑर्बिट में 5 है, क्या होगा, नॉन मेटल। पोटेशियम 19 2881, समझ सकते हैं 1 है, क्या होगा, मेटल। तो इस तरह से मेटल नॉन मेटल सब मेटल पहचानने का कॉन्सेप्ट आपको आ गया। अब जो चीज़ बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिए। अब हम वैलेंसी का रूल, एक कॉमन रूल वैलेंसी का बता रहे हैं, जो बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं और बहुत शॉर्ट में। जिस एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 रहेगा, तो 1 2 3 4 होने पर जितना रहेगा वही वैलेंसी हो जाएगा। 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4। लेकिन 4 से अधिक रहेगा, 5 6 7 8 रहेगा, तो 8 माइनस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे इसके आउटर ऑर्बिट में 7 है, मतलब 4 से अधिक है, तो इसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से 7 घटाना होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो जल्दी बताइए, फास्फोरस की वैलेंसी 8 में से 5 घटाकर 3 बोलेंगे, तो ये सिर्फ 4 से अधिक रहेगा तब। अगर हम कहेंगे कि सिलिकॉन का वैलेंसी बताइए, तो आप 5 में मतलब 8 में से नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे 4। अगर हम बोलेंगे पोटेशियम की वैलेंसी बताइए तो 1, लेकिन घटाएंगे कब, जब 4 से अधिक होगा। अगर हम बात कर रहे हैं आर्गन 288 और आपसे पूछ दिया वैलेंसी, तो आपको समझ में आना चाहिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। और 0 होना इस बात का प्रूफ है कि ये नोबेल गैस है, ये किसी से कंबाइन नहीं करता है। और इसकी वैलेंसी कैसे 0 हो गई, तो 8 माइनस 8। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं, वैलेंसी समझ में आ गया, मेटल नॉन मेटल सब मेटल और नोबेल गैस पहचानने आ गया। अब जो चीज़ बताने जा रहे हैं ध्यान देंगे, फार्मूला ऑफ और मतलब केमिकल फार्मूला के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जो आप पहले से ये भी जानते हैं। जैसे M और N 2 एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी X है और इसकी वैलेंसी Y, तो इसके क्रॉस वाइज अरेंजमेंट से फार्मूला बनता है MyNX, ये इसका फार्मूला होगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, देखिए एक एल्युमिनियम ले लिए, एक ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का 283, तो एल्युमिनियम 13 होता है, और 283 के अनुसार इसका वैलेंसी आप लोग बता सकते हैं 3। ऑक्सीजन 8 होता है, 26, तो आप इसकी वैलेंसी 8 में से 6 घटाएंगे, 2 आएगा। क्रॉस वाइज अरेंजमेंट करने से आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं Al2O3। CH4 कैसे बनता है आज जान लीजिए। C का वैलेंसी 4, H का वैलेंसी 1, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट CH4। हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रोजन का। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन 5 होता है आउटर ऑर्बिट में, नाइट्रोजन 7 2 5, तो 3 होगा। क्रॉस वाइज अरेंजमेंट फार्मूला तैयार होगा Mg3N2। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट यहाँ फार्मूला
कैसे बनता है आप सीख पा रहे हैं। H और O आपस में कंबाइन करेगा, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट फॉर्मूला तैयार होगा। यहां पर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं C और O, C का वैलेंसी 4, O का 2, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट C2O4, 2:2, ये कट गया 2CO2। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जैसे एक एक एलिमेंट की दो दो तीन तीन वैलेंसी होती है, जैसे आयरन का 2 वैलेंसी होता है +2 +3। तो थोड़ा सा इस तरह के कंपाउंड के बारे में भी आप लोग को बता दें ताकि कोई नॉलेज में कमी ना रहे। जैसे यहाँ पर लो वैलेंसी का यूज किया तो FeCl2 बना, हाई वैलेंसी का यूज करके ये फार्मूला बनाएगा तो FeCl3। आपको बता दें कि लो वैलेंसी का यूज करेगा तो इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड, और हाई वैलेंसी का यूज करेगा तो फेरिक क्लोराइड। यहाँ पर दो एलिमेंट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं मेटल, बल्कि 3 SN। अगर ये Cl से कॉम्बाइन करें, Cl की वैलेंसी 1 होती है तो SnCl2 बनेगा, और अगर 4 वैलेंसी का यूज करें तो SnCl4 बनेगा। आपको बता दें कि ये लो वैलेंसी इसमें मेटल का है, इसमें हाई वैलेंसी है, तो ये हो जाएगा स्टैनस क्लोराइड और ये हो जाएगा स्टैनिक क्लोराइड। ठीक उसी तरह कॉपर के भी केस में ही कॉपर की 2 वैलेंसी होती है +1 +2, और Cl से कॉम्बाइन करेगा तो क्रॉस वाइज अरेंजमेंट करने पर ये 2 वैलेंसी दिखाई दे रहा है लेकिन है 1। इसमें आप धोखा खा जाएंगे, ध्यान दीजिए। 2:2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है, और 2 वैलेंसी से फार्मूला बनेगा CuCl2। तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है और ये क्यूप्रस क्लोराइड। तो एक होता है अस और एक होता है इक, लो वैलेंसी में अस और हाई वैलेंसी में इक। तो इतना सारा जानकारी जब आपके पास है तो अब आप आज का लॉ, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ सकते हैं। शुरू हो रहा है आपका लॉ। 2 एलिमेंट है C और O, एकदम वैसे ही एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं जैसे आपके नोटबुक में, मतलब कॉपी में आपका ये लॉ लिखवाया गया है। 2 एलिमेंट है C और O, किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से ये कंबाइन करने जा रहा है, यानी थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। तो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करने पर ये बना रहा है CH4 और ये दोनों कंबाइन करके बना रहा है H2O। अब जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि C और H कंबाइन होने CH4 कैसे बना, फिर से समझ लीजिए। कंबाइन होने पर CH4, H और O कंबाइन होने पर क्या बना, H2O। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कैसे बना। और ये C और O आपस में कंबाइन करेगा तो ये बनेगा CO2। कैसे बना, C का वैलेंसी 4, O का वैलेंसी 2, तो ये हो जाएगा C2O4, कटेगा CO2। तो जहाँ 2 एलिमेंट है C और O, किसी तीसरे एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो ये CH4 और H2O बनाया, और आपस में कंबाइन किया तो CO2 बनाया। अब थोड़ा सा वेट का एक्सप्लेनेशन भी कर दे ताकि आप लोग को फुल एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बताया जाए CH4 में कार्बन का कितना ग्राम है, एक सिंगल एटम है 12 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना ग्राम, इसमें हाइड्रोजन का कितना ग्राम है, और ऑक्सीजन का, यहाँ कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का, तो अब ये लॉ का मेन स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। जब 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से अलग अलग उसके फिक्स्ड मास से कंबाइन करते हैं, तो यहाँ जरा समझा जाए इसका मास कितना है। इसके तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास को हमने 4 बनाया, जैसे देख सकते हैं यहाँ 12 ग्राम कार्बन कितना ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, 4 ग्राम से। लेकिन यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम से कंबाइन कर रहा है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए अगर 4 ग्राम लेंगे तो ये कितने ग्राम से कंबाइन करेगा। जब 2 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है तो 4 ग्राम कितने से, तो जल्दी से बताइए हाइड्रोजन के 4 ग्राम से कंबाइन करने वाला कार्बन का ग्राम कितना है, और इस 4 ग्राम से हाइड्रोजन 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करने वाला ऑक्सीजन का पार्ट कितना है, 32। कैसे हुआ देख सकते हैं, 2 ग्राम 16 ग्राम से कंबाइन करता है तो 4 ग्राम कितने से करेगा, 32 ग्राम से। अब आप सुनेंगे तो ठहरेगा दिमाग में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद अब आप पहुँचे हैं लास्ट पॉइंट पर। 2 एलिमेंट है C और O, यानी जब 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जिस वेट के रेशियो में कंबाइन करते हैं
उसी वेट के रेशियो में ये परस्पर कंबाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जरा समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। दो एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन जिसका 12 ग्राम और 32 ग्राम किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास यानी हाइड्रोजन के 4 ग्राम से कंबाइन करता है, तो जिस वेट के रेशियो को लेकर ये कंबाइन करता है उसी वेट के रेशियो में ये आपस में भी कंबाइन करता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्यों नाम पड़ा इसका? व्युत्क्रम अनुपात का नियम रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्यों नाम पड़ा? जिस रेशियो से ये तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है उसी वेट के रेशियो को लेकर ये आपस में भी कंबाइन कर रहा है। उल्टा वही रेशियो आपस के कॉम्बिनेशन में भी लागू हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जरा जो स्टेटमेंट आपको लिखवाया गया उसको समझने से एक बार फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल, तभी फिर से आप उसको देख पाएंगे। देखिए दो एलिमेंट है सी और ओ, किसी थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, तो ये CH4 बनाया और H2O बनाया, और जब आपस में कंबाइन कर रहा है तो CO2 बनाया। CH4 में सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है। H2O में देख पा रहे हैं सारे स्टूडेंट 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। तो हमको इस थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स करना है, इसलिए 4 ग्राम पर ऑक्सीजन से कंबाइन करने वाला पार्ट पता लगा लिए। तो पता चल रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो तीसरे एलिमेंट का फिक्स्ड मास है वो कार्बन और ऑक्सीजन के कितने कितने मास से कंबाइन कर रहा है? 12 ग्राम और 32 ग्राम। तो वेट के हिसाब से रेशियो कितना हुआ? 3:8। और यही दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन कर रहा है तो वेट का रेशियो आ रहा है 12:32, मतलब 3:8। तो हम यही समझा रहे हैं कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जिस वेट के रेशियो को लेकर कंबाइन करते हैं, अगर वो आपस में भी कंबाइन कर ले तो उसी वेट के रेशियो को फॉलो करते हैं। अब इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो आपने लिखा है जरा समझिए। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर इन 1792। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यानी द रेशियो वेट ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड वेट्स से कंबाइन अलग अलग कंबाइन करते हैं जिस वेट के रेशियो में इज आइदर द सेम, या तो सेम होता है या सम सिंपल मल्टीपल होता है ऑफ द रेशियो ऑफ वेट विच टू एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन विथ ईच अदर, यानी जब दो एलिमेंट आपस में डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वो उनके वेट के रेशियो में जो वेट का रेशियो आता है वही वेट का रेशियो या तो उसके बराबर होता है या उसके सम सिंपल मल्टीपल के इक्वल होता है। इस बात को आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। क्या कर रहा है ध्यान दिया जाए। टू एलिमेंट C and O combine separately with third element, combine separately with third element H, third element H। तो दो एलिमेंट है C और O जो अलग अलग कंबाइन करता है थर्ड एलिमेंट H से एंड फॉर्म CH4 and H2O, CH4 H2O बनाता है एंड कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म CO2, और आपस में संयोग करता है तो CO2 बनाता है। इन CH4 में 12 ग्राम कार्बन कॉम्बाइंस विथ 12 ग्राम कार्बन कॉम्बाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड इन H2O 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Therefore the ratio of weight of carbon and oxygen is 12:32 or 3:8. In CO2 molecule, the ratio of weight of carbon and oxygen is 12:32 or 3:8, which are equal to the above ratio। जो ऊपर रेशियो आया है थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करने में, उसी रेशियो के इक्वल है ये आपस में कंबाइन करने वाला रेशियो। Therefore we say that this example follow the law of reciprocal proportion। तो क्या पूरा समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंतर्गत। मेन थीम क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी बता दीजिए। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो दो एलिमेंट है जिस वेट के रेशियो से किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, उसी वेट के रेशियो को लेकर ये आपस में भी कंबाइन करता है। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से जवाब दीजिए। इस एग्जांपल में वो कौन सा एलिमेंट है जिसका मास हमने फिक्स किया?
कितना? 4। अगर आप लोगों में से किसी का मन है कि नहीं हम 2 ग्राम ही फिक्स करेंगे, हम नहीं 4 ग्राम फिक्स करेंगे, तब क्या होगा? यहाँ CH4 में कार्बन का कितना ग्राम था? 12। हाइड्रोजन का कितना था? 4। और H2O में हाइड्रोजन का कितना था? 2। और ऑक्सीजन का कितना था? और आप लोगों में कोई कह रहा है कि नहीं हम 2 ग्राम ही फिक्स करेंगे, तो 2 ग्राम से कॉम्बाइन करने वाला ऑक्सीजन का पार्ट कितना है? तो यहाँ पर 4 ग्राम जब 12 ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है तो 2 ग्राम कितना से करेगा? तो यहाँ पर 6 ग्राम। तो 2 ग्राम फिक्स ग्राम ये है हाइड्रोजन का, और इसे कॉम्बाइन करने वाला कार्बन का पार्ट है 16 और ऑक्सीजन का पार्ट है 6 और इसका 16। तो हाइड्रोजन के फिक्स्ड पार्ट से कॉम्बाइन करने वाला कार्बन ऑक्सीजन का जो पार्ट है 6:16 है, तो 3 क्या हो गया? 8। और जब ये आपस में कॉम्बाइन कर रहा है तो CO2 बना रहा है, तो CO2 में भी 3:8। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट बस यही है कि जिस वेट के रेशियो को लेकर ये तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कॉम्बाइन करता है, उसी वेट के रेशियो को लेकर ये आपस में भी कॉम्बाइन करता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लिखना स्टार्ट।